हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस क्लास में। इन माय लास्ट लेक्चर आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज़। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है उसमें वेरिएशन कैसे होता है, वो जो मैंने लास्ट टॉपिक जो मुझे रिमेंबर है, दैट इज़ आई वाज डिस्कसिंग द एटॉमिक साइज़। तो एटॉमिक साइज़ के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था और उसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था, स्लेटर रूल और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बता चुका था। अब जो है उस चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखो कैसे हम लोग चीज़ों को और मॉडिफाइड करते हैं और अच्छे लेवल पे चले जाते हैं। अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस या साइज़ की, समझो मेरी बात है, एटॉमिक रेडियस या साइज़ की मैं बात करूं तो आपको मैंने बताया था डाउन द ग्रुप जाते हैं तो भैया क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। रिमेंबर, साइज इंक्रीजेज। और अलोंग द अगर हम पीरियड जाते हैं, चीज़ों को समझो बच्चों थोड़ा सा, एक मिनट मुझे, और जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हमें क्या पता है, साइज डिक्रीज करता है। चलो लिख दिया हमने, साइज डिक्रीजेस। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अच्छा, तो मैंने बोला साइज जो इंक्रीज करता है वो होता है रीजन डाउन द ग्रुप ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल। ये भी मैंने आपको बता दिया था, बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूं कि भैया, एक मिनट रुक जाओ, अगर मैं बात करूं अलोंग द पीरियड तो साइज डिक्रीज इसलिए होता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट के चलते जो है ना आपका साइज जो है डिक्रीज करता है। यानी जो मैं बात कर दूं, अगर सेकेंड पीरियड की बात करूं लिथियम, तो लिथियम का साइज सबसे ज़्यादा होगा, और इधर चले आऊं तो फ्लोरीन का सब साइज जो है सबसे कम होगा। और नियन की अगर मैं बात करूं तो इनर्ट गैस के रेडियस को ना एक अलग ही पैरामीटर से तोलते हैं बच्चों, दैट इज द वंडरवॉल रेडियस। अभी बताने वाला हूं, वंडरवॉल रेडियस। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। तो इस तरह से सिमिलरली अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं तो सोडियम का साइज सबसे बड़ा और क्लोरीन का साइज सबसे कम होता है। अब ये साइज कम होता है, मैंने बोला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है। तो भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है? देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू होता है जेड माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये 6 नहीं है बच्चों, सिग्मा है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का सिंबल मान होती है ये, ठीक है। ये अब ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसको कैसे ढूंढते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे ले आते हैं, मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि जोड़ी होता है कि हर चीज़ का एक डेरिवेशन हो जाए। चलो, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट इसको बोला जाता है। और इसको ढूंढने के लिए कौन सा रूल याद करो, मैंने बताया था स्लेटर रूल आता है। तो भैया स्लेटर रूल क्या कहता है, थोड़ा सा समझ ले बच्चों। चलो, बहुत अच्छी बात है सर, तो मैं लिख देता हूं स्लेटर्स रूल। तो स्लेटर रूल्स क्या बोलता है, देखो, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो अलग अलग जो सेल्डिंग पावर है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, वो कैसे ढूंढते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन NS/Np में है तो भैया कंट्रीब्यूशन होगा 0.35 का। अगर इलेक्ट्रॉन N-1 शेल में है तो याद रखना कंट्रीब्यूशन होगा 0.85 का। घबराने की कोई बात नहीं, मैं बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। अगर इलेक्ट्रॉन N-2 सेल में है तो कंट्रीब्यूशन होगा 1 का। और एक्सेप्शन है 1s। 1s में अगर होता है तो वो हाइड्रोजन और हीलियम के केस में होता है, तो कंट्रीब्यूशन होता है 0.30 का। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये हाइड्रोजन और हीलियम के केस में होता है। लेकिन अगर मानो सपोज करो कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को फिक्स कर लिया, ठीक है, तो इधर वाले, यानी आपको पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन लाता है, इनर इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा इनर इलेक्ट्रॉन ही स्क्रीनिंग इफेक्ट लाते हैं। राइट साइड में जो भी हो, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो, वो कभी भी आपका जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लाते, स्क्रीनिंग कांस्टेंट में रोल प्ले नहीं करते। अब देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ सेकेंड पीरियड के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दो फॉर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सेकेंड पीरियड में कौन आता दादा? लिथियम आता, बेरिलियम आता, बोरोन आता। चलो, लिथियम के लिए क्या होता है 3, बेरिलियम के लिए 4 एंड बोरोन के लिए 5। क्या लिखते हैं लिथियम का? 1s2 2s1। और इधर क्या लिखता? 1s2 2s2 और 1s2 एंड 2s2 एंड
2p1। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लो। अब मैं लिथियम की बात मैं कर लेता हूं। चलो लिथियम के लिए भैया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये हो गया भैया 2s वाला, तो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, बचा कौन, इस साइड वाला इलेक्ट्रॉन। अगर ये n है तो भैया ये क्या है आपका n-1 है, ये n है तो 2 - 1 1 होता है ना। तो भैया लिथियम के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 2 n-1 का कंट्रीब्यूशन क्या होता है 0.85। बहुत अच्छी बात है। तो कितना हो जाएगा 1.70, बहुत अच्छी। अब मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम के लिए ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। बेरिलियम के लिए अगर मैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट की बात करूं बच्चा, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहां होगा, इस जगह पे होगा। इस जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक को तो हटा लूं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक मान लिया। उसके बाद कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन, एक को अपने आप मान लेना कि इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो बचे 3 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन किस में है, ns में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या n-1 में है। तो ns के लिए कंट्रीब्यूशन क्या होता है 0.35, तो क्या लिखोगे 1 × 0.35 प्लस, और ये क्या है जल्दी बता दो, n-1 के लिए कंट्रीब्यूशन 0.85 दो बार है, तो 2 × 0.85। चलो वैल्यू देखो कितना हो जाएगा 0.35 एंड प्लस 1.70, तो कितना हो जाएगा भैया 2.05 हो गया। बहुत अच्छी बात है। बोरोन की बात करूं तो बोरोन के लिए फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इस जगह पे, इसको हटा दिया, एक को मान लिया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छी बात है। तो भैया बोरोन 5 है, इसके लिए स्कैनिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी बता दो, इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन है, ये भी n है तो ये भी n है, n में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, n के लिए कितना होता है 0.35, 2 × 0.35 प्लस n-1 में कितने हैं 2, तो 2 × 0.85। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या बच्चा, देख लो, अगर दिक्कत हो तो पूछ लो। 1.70 यानी हो जाएगा कितना भैया 2.40। क्या बोरोन का हम देख चुके हैं, बिल्कुल सर जी। अब मैं बात करूं कार्बन की, घरवाने की बात नहीं है, कार्बन का क्या लिखते हैं अपन 1s2 2s2 और 2p2। क्या कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं। चलो 1s2 2s2 और 2p2 की बात करूं तो फिर से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हटा दिया तो बचे कितने n में कितने हो गए ns और np में 2 1 3, तो भैया बोलो स्कैनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी 3 × 0.35। चलो बहुत अच्छी बात है। और n-1 में कितने हैं 2 × 0.85। क्या निकालना समझ में आ गया वैलेंसी, कोई भी इलेक्ट्रॉन पिक कर सकते हो, इस इलेक्ट्रॉन के लिए पिक करो, एक हटा दो, बचे कितने 3, क्योंकि इनर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, जब भी पूछा जाए तो उस इलेक्ट्रॉन को अपने हाथ में पकड़ लो, बाकी जितने बचे उनके लिए वैल्यू निकाल लो। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा 1.05 प्लस 1.70, तो कितना हो जाएगा जल्दी बता दो बच्चा 2.75 हो गया। क्या हम इस तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। अगर आपसे कोई पूछे, मैं थोड़ा इस तरफ बढ़ता हूं, सोडियम के लिए निकाल लो, तो सोडियम के लिए भी निकाल सकते हो, मैग्नीशियम के लिए निकाल लो, निकाल सकते हो भैया। सोडियम के लिए क्या होता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने बोला, इसको पकड़ लो, बचा कितना ये n-1 है और ये कितना है n-2, करके देखो ना 3 - 1 2 होता है ना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर सोडियम के लिए बात करो स्कैनिंग कांस्टेंट की, तो बोलो बच्चा क्या होता, हो जाएगा आपके 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 × 0.85, और n-2 में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 × 1। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं। तो अब इसको सॉल्व करके स्कैनिंग कांस्टेंट निकाल सकते हो, बिल्कुल। अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं जैसे 30, तो आपको बोलता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10 एंड 4s2 इलेक्ट्रॉन के लिए बोलता भैया स्कैनिंग कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढो। तो अगर ये n है बच्चा, ठीक है, ये n है, तो ये यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा n-1, और ये यहां से लेकर यहां से तक क्या होगा n-2 और लोअर n-2, और ये वाला क्या होगा n-3 n-2। एक बार मैं थोड़ा इधर आ जाऊं, n-2 सेल और लोअर लगा दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पे लगा देना 1। ओके, तो चलो एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बचा एक, तो निकालो स्कैनिंग कांस्टेंट की वैल्यू जल्दी से। बचे एक इलेक्ट्रॉन, एक को हम हाथ में रख लेते, रख लिया, बचा कितना 4s में, एक 4s इलेक्ट्रॉन के लिए बोला, तो 1
n में होने पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है 0.35 होता है बचा। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 + 6 16 16 + 2 18 18 मल्टीप्लाई 0.85 बहुत अच्छा। n-2 में कितने बचे 6 2 8 + 2 10 10 × 1 लो। इस तरह से हम निकाल चुके हैं स्कैनिंग कांस्टेंट की वैल्यू। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अगर बात है तो बता दो बच्चों। I hope so. These all are so simple questions and you people can seal the target. Now the next one is how to find the value of effective nuclear charge is equal to Z minus स्कैनिंग कांस्टेंट। चलो अब मैं बात करूं लिथियम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बताओ। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 जो स्कैनिंग कांस्टेंट है लिथियम का कितना आया है 1.70 आया क्या? बिल्कुल 1.70। तो वैल्यू कितनी आ गई 1.30। बहुत अच्छी बात है। अगर ये किसके लिए हो गया बच्चा? लिथियम के लिए। अब मैं बात करूं बेरिलियम के लिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या 4। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बोलो। जेड माइनस स्कैनिंग कांस्टेंट। जेड कितना 4। स्कैनिंग कांस्टेंट की वैल्यू जल्दी बताओ। स्कैनिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 2.05। पुट करो 2.05 तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1.95 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा क्या? देखो सर जी आएगा क्या? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो बोलो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी जेड माइनस स्कैनिंग कांस्टेंट। बहुत अच्छा। जेड कितना 5। स्कैनिंग कांस्टेंट बेरिलियम के लिए कितना 2.40। 2.40 मतलब क्या? जेड इफेक्टिव की वैल्यू 2। अच्छा क्या देख रहा है बच्चा आप लोग? हम लोग क्या देख रहे हैं? व्हाट वी ऑब्जर्व, जैसे हम लोग लिथियम से बेरिलियम गए, बेरिलियम से बोरोन जा रहे हैं, बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, जैसे ही हम लोग अलोंग द पीरियड जा रहे हैं जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। अरे वाह जी वाह, दिख गया? अब जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बोलेगा आजा मेरे पास, खींचने लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो साइज जहां आपको लगे कि बढ़ना चाहिए वो बढ़ेगा नहीं, वो क्या है डिक्रीज होगा। तो इसीलिए अलोंग द पीरियड हम जाते हैं तो साइज क्या होता है डिक्रीज करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियस में क्या होता है प्लस और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है माइनस। तो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज हो गया तो सामने वाले को खींच लेगा आजा जल्दी मेरे पास, तो साइज डिक्रीज। इसीलिए अलोंग द पीरियड जो होता है ना बच्चा साइज डिक्रीज होता है। लो मैंने बता दिया। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? बहुत अच्छा, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें बतानी है। चलो मैं रब कर देता हूं। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। आपने नोट डाउन कर लिया है, इजीली आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो बहुत अच्छी बात है। अब चलो कुछ और अच्छी चीजें सीख लें बच्चों। यस सर बिल्कुल, क्यों नहीं सीखें, बहुत अच्छी बात है। तो एक और अच्छी बात हम सीख लेते हैं, एक नहीं 2-3 सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया जल्दी से बता दो एटॉमिक रेडियस कितने टाइप के तुम्हें दिखेंगे, अच्छा ये भी बात है, बहुत अच्छा। एटॉमिक रेडियस जो है ना जनरली आपको दिखते हैं ना, जनरली जो बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं बच्चा। पहला हो जाता है आपका मेटालिक रेडियस। कौन सा रेडियस? मेटालिक। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल रेडियस। मेटालिक और क्रिस्टल रेडियस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आ जाता है कोवेलेंट रेडियस। बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं ना बच्चों तो उसके बाद आता है वंडर वॉल्स रेडियस। जो वंडर वॉल थे उनका रेडियस। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? ये बेसिकली 3 तरह के रेडियस आपको दिखेंगे। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में होते कौन कौन है दादा? पीरियोडिक टेबल में होते हमारे मेटल्स भी हैं, ठीक है, होते हमारे नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल के रेडियस को हम लोग बोलते हैं मेटालिक रेडियस, और अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल के रेडियस को बात करते हैं हम लोग कोवेलेंट रेडियस। अब नॉन मेटल में अगर इनर्ट गैस ले लूं मैं, इनर्ट गैस कितने होते हैं 6, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो अगर
नॉन मेटल्स में मैं इनर्ट गैस ले लूं तो इनर्ट गैस का जो रेडियस होता है वो होता है वंडरवॉल रेडियस। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। ये 3 रेडियस आपके कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जनरली, देखो जनरली जो एग्जाम में पूछता है एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस बोलने का मतलब ही सेंस कहता है ना कि वो बात कर रहा है मेटालिक या कोवेलेंट रेडियस की। वंडरवॉल रेडियस मेंशन कर दिया जाता है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? यानी जो सेंस बोलता है एटॉमिक रेडियस मतलब वो कह दिया कि भाई मैं मेटालिक या कोवेलेंट की बात कर रहा हूं, यानी मेटल एंड नॉन मेटल की बात कर रहा हूं। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? चलो बहुत अच्छा, थोड़ा सा घूमे इस तरफ। आपको पता है कॉर्नर साइड में पीरियोडिक टेबल में कौन होता है? मेटल। और राइट कॉर्नर में कौन होता है भैया? नॉन मेटल। अगर मैं बात करूं लिथियम, लिथियम क्या है बच्चा? सोडियम क्या है? मेटल, कॉर्नर में रहता है। और लिथियम से अगर मैं बढ़ जाऊं फ्लोरीन की तरफ और सोडियम से बढ़ जाऊं क्लोरीन की तरफ, तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं कि अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज डिक्रीज। तो इस साइड कौन सा रेडियस है बच्चा? कोवेलेंट रेडियस। और इस साइड कौन सा रेडियस है? मेटालिक रेडियस। तो सेंस तो यहां पे आ ही चुका कि मेटालिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है। ये तो भैया बात ही खत्म है। पूछा जाता है कभी कभी, तो देखो ना सिंपल सा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। साफ सुंदर सस्ता टिकाऊ वाली बात हम करते हैं, बाद में थ्योरी भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो बहुत अच्छी बात है। अगर पूछा जाए कि मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में कौन बड़ा भैया, तो मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में बड़ा भैया मेटालिक रेडियस। ये तो जनरल प्रूफ से भी आप बता सकते हो। चलो ये एक बात आ गई। अब बात आती है कि सर ये कोवेलेंट रेडियस होता क्या है? कोवेलेंट कोवेलेंट तो बोल रहे हो, नहीं समझ में तो मैंने कुछ ना आए, हमें कुछ ना आती है समझ में, तो हम क्या करें? तो बहुत अच्छी बात है। देखो अगर मैं बात करूं H2 की, अगर मैं बात करूं HCl की, अगर मैं बात करूं N2 की, या अगर मैं बात करूं HBr की, कोई भी एग्जांपल ले लो दादा जो 2 नॉन मेटल से जुड़ के बनते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो देखो क्या होता है, ये आपको पता है, मैंने मान लिया कि ये हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है। बहुत अच्छी बात है। चलो ये इसका न्यूक्लियस है। आपको पता है जब दोनों हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तभी तो H2 बनेगा। बिल्कुल बनेगा सर जी। तो कंबाइन मतलब क्या? ओवरलैपिंग करेंगे। ये चीज केमिकल बॉन्डिंग में भी मैं बताऊंगा। तो जब ये ओवरलैपिंग करें तो इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी, इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये दोनों ओवरलैपिंग कर गए। और आपको पता है ना ये जो है ना शेप होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं, अलग अलग ओवरलैपिंग होती है। ये तो आपको सबको पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था मैंने। और अब ये जो ओवरलैपिंग किया तो आपको पता है यहां से यहां के डिस्टेंस को मैंने मान लिया ये RH है और ये RH है। ठीक है, मैं एक सिंबॉलिंग कर दिया। ठीक है, और अगर सिंबल नहीं करना चाहो तो ऐसे छोड़ दो। ठीक है, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन कंबाइन किए तो बना क्या? H2। तो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चा, इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा वही होता है कोवेलेंट रेडियस। और ये जो डिस्टेंस बड़ा वाला देख रहे हो यही होता है बॉन्ड लेंथ। जैसे अगर कोई लिख देता है हाइड्रोजन और ऐसा डंडा दिखा दिया, कभी कभी आप देखे होंगे इस तरह से लिख देता है, तो ये डंडा जो है ना इसका मतलब होता है दादा ये बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ किससे मिलकर बना? ये एक हाइड्रोजन का रेडियस है, इसको 1 मान लेता हूं, और ये एक हाइड्रोजन का रेडियस है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेशन क्या हो जाएगा, तो माना बॉन्ड लेंथ ऑफ ए, माना हाइड्रोजन ए है तो क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ ए। याद रखना। अच्छा तो भैया बॉन्ड लेंथ रेडियस ऑफ और रेडियस ऑफ ए, तो यानी बॉन्ड लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू 2RA लिख सकता हूं। तो RA इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2 लिखूंगा। दिख रहा है क्या आपको? यानी कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? बॉन्ड लेंथ का जस्ट हाफ, आधा आधा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है दादा? लो कोवेलेंट रेडियस के बारे में मैंने आपको बिल्कुल इजीली बता दिया। बहुत अच्छी बात है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा मैं बात करूं HCl की भैया, अगर मैं बात करूं HCl की तो आपको पता भैया एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? क्लोरीन है। तो मैं लिखूंगा बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन। याद रखना इस चीज को। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अगर हाइड्रोजन का रेडियस पता और बॉन्ड लेंथ पता तो आप इजीली दूसरे का ढूंढ सकते हो। यानी एक और रिलेशन DAB, अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं तो हो जाएगा RA प्लस RB। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं, सो सिंपल थिंग है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोवेलेंट रेडियस समझ में आ गया? हाफ। जब
ओवरलैप करते हैं तो उसका आधा जो होता है वो कोवेलेंट रेडियस होता है। ये जनरली किस में दिखता है? नॉन मेटल के केस में दिखता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहां पे थोड़ा सा मेंशन करना चाहता हूं। सपोज करो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं ए एंड बी, दो डिफरेंट एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बना दिया, यानी कोई मॉलिक्यूल बना ए बी, ठीक है। अब पूछता है बोलो ए बी के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसे निकालें। अगर ए और बी कोई मॉलिक्यूल है, अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो याद रखना इनके बॉन्ड में थोड़ा सा क्या आ जाता है? आयनिक नेचर आ जाता है। जब आयनिक नेचर आ जाता है ना बच्चों, तब जो है बॉन्ड लेंथ निकालने का मेथड बदल जाता है। तो लिखते हैं डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। तुम बोलोगे भैया एक्स ए क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। एक्स बी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? ये जनरली किसमें होता है? जब आयनिक नेचर ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। अदरवाइज कोवेलेंट रेडियस जनरली किसके बीच में आता है भैया? पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। तो भैया पोलर एंड नॉन पोलर क्या है भैया? सेम के साथ हो जाए तो भैया नॉन पोलर, किसी दूसरे के साथ जुड़े तो भैया पोलर। ये जनरल कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट भी सही नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग में और इलाबोरेट करूंगा मैं जब डाइपोल मूवमेंट की बात आएगी, लेकिन अभी उनको दिमाग नहीं लगाते, सारा एक साथ खिचड़ी बनाने की कोई बात नहीं। क्योंकि देखो साइंस जो होता है ना, हर चीज को ओपन कर दो, होता क्यों है भैया हम तो ढूंढ निकालेंगे। चलो होता क्यों है आ गया समझ में क्या आपको? ये दोनों मैटर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ये है रेडियस ऑफ ए, ये है रेडियस ऑफ बी, और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अब मैं आपको बता देता हूं कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम क्या होते हैं? कंबाइन करते हैं, जब उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ओवरलैप करते हैं तो ये काफी क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग होने की वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, फोर्स स्ट्रांग होता है, यानी जो इनके बीच में फोर्स है मान लिया वो क्या है? कोवेलेंट फोर्स, ठीक है, वो काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है, जिसके चलते ये काफी क्लोजली पैक होते हैं। जिसलिए कोवेलेंट रेडियस जो होता है ना, मेटेलिक रेडियस से क्या होता है? छोटा होता है। ये भी एक और टेक्निक है। अब मैं इस तरफ आ जाऊं, क्या आपने इसको नोट डाउन कर लिया बच्चों? बिल्कुल, तो मैं इस तरफ रब कर देता हूं और चीजों को समझते जाओ, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भैया मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो आपको पता है इसी तरह से तो मेटेलिक बॉन्ड बनता है। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में इस तरह से रहता है मेटेलिक, ठीक है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, जैसे Na से Na प्लस बना, दूसरे के एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं कर लूं इसको। ये इलेक्ट्रॉन है, यही तो है मेटेलिक बॉन्ड कि भैया ये Na बना, ठीक है, Na से Na प्लस बना और एक इलेक्ट्रॉन, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन दूसरे Na के साथ दूसरे Na को बांध दिया प्लस और माइनस, इस तरह से मेटेलिक बॉन्ड बन गया। अच्छा, जब मेटेलिक बॉन्ड बनता है तो आप देखते हो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मूव करते हैं, ये जो होते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसी को अपन क्या बोलते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये उतने स्ट्रांगली बॉन्ड नहीं होते जितना कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने में, कोवेलेंट फोर्स बनने में होता है। यानी जब मेटेलिक बॉन्ड में जो मेटेलिक फोर्स होता है ना, वो जो होता है कोवेलेंट फोर्स से थोड़ा वीक होता है। याद रखना, मेटेलिक फोर्स इज वीकर देन कोवेलेंट फोर्स, इस चीज को याद रखना। तो कोवेलेंट फोर्स वीकर, कोवेलेंट फोर्स से वीकर होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर वीक होगा तो पार्टिकल क्लोज ज्यादा नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए ये भी एक रीजन है। इसीलिए जो होता है ना मेटेलिक रेडियस, जो आपका मेटेलिक रेडियस है वो ग्रेटर देन होता है कोवेलेंट रेडियस के। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, मेटेलिक रेडियस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था सर, क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। क्रिस्टल रेडियस क्या होता है? फिर से वही बात है, हाफ। सपोज करो ये दो मेटल के एटम है, ये कॉपर और ये एक कॉपर एटम है, इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का जो आधा होगा बच्चा वही क्या होगा?
वो आपका हो जाएगा मेटालिक रेडियस। अच्छा, इसमें ओवरलैप मत कराना बच्चों, इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच जो ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों आयंस को बांध के रखा है, तो ओवरलैपिंग कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको ओवरलैपिंग करा दूं तो साइज थोड़ा छोटा दिख रहा है, फिगर से दिख रहा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेटालिक रेडियस जो होता है वो कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है, यानी मेटल का साइज हमेशा नॉन मेटल से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि मेटालिक फोर्स इज वीकर देन कोवेलेंट फोर्स, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। मेटालिक फोर्स, मेटालिक रेडियस हमेशा मेटल में दिखता है, लाइक कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद कुछ भी लिख लो, क्रोमियम, Mn, जितने भी हो, इन सब में के रेडियस को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? मेटालिक रेडियस बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं, और आगे बढ़ने के बाद मुझे दिखता है, मुझे क्या दिखता है? वंडर वॉल रेडियस दिखता है। ओके, मैंने लिख दिया वंडर वॉल्स रेडियस। अच्छा, वंडर वॉल रेडियस जानते हो क्या होता है? हमेशा जनरली नोबल गैसेस के केस में ही होता है। जनरली ये और ऐसे जोड़ी नहीं है, हम और भी नॉन मेटल के केस में वंडर वॉल रेडियस ढूंढ सकते हैं, लेकिन नोबल गैसेस में होता है। क्योंकि नोबल गैसेस में जो फोर्स लगता है ना, जैसे अब मैं बात करूं हीलियम की, तो भैया एक हीलियम एटम है, दूसरे हीलियम एटम से कैसा जुड़ेगा? ये तो भैया He2 तो बना नहीं सकता। क्या हीलियम He2 में एग्जिस्ट करता है? क्या नहीं। क्या आर्गन एग्जिस्ट करता है? क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, तो ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अकेला। लेकिन अकेला एग्जिस्ट करे तो भैया इनके बीच में, एटम्स के बीच में, एक दूसरे के जो एटम एक दूसरे से जो जुड़े रहते हैं वो किस फोर्स से जुड़े होते हैं? तो ये जो इनके बीच में जो फोर्स लगता है ना, जो इनर्ट गैस के एटम को आपस में बाइंड करके रखते हैं, इन फोर्स को अपन बोलते हैं वंडर वॉल फोर्स। और ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो सकते। जैसे मैं अगर बात करूं, ये एक हीलियम है, जैसे मैं एक नॉर्मल सा कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है। माना कि ये एक Cl2 मॉलिक्यूल है, मान लिया, या मैं मान लिया ये एक A2 मॉलिक्यूल है, और ये एक दूसरा A2 मॉलिक्यूल है। तो आपको पता है, समझना मेरे बच्चों मेरी बात, ये इसका जो यहां से मिलाऊं और यहां से देखना, ये है, इससे ये न्यूक्लियस है, यहां से मिलाऊं यहां से, तो आपको पता है कि ये वाला जो होता है, ये वाला और ये वाला, ये कौन सा रेडियस है? जल्दी बता दो सर। ये तो कोवेलेंट रेडियस है। बिल्कुल, तुम्हारा बिल्कुल कहना सही है, कोवेलेंट रेडियस है। ये कौन सा रेडियस है भैया? ये भी कोवेलेंट रेडियस है। बहुत अच्छी बात है, ये भी कोवेलेंट, ये भी कोवेलेंट। अब देखो, ये दोनों मॉलिक्यूल अगर A2, इन दोनों के बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा है। अब ये फोर्स है वंडर वॉल फोर्स। अब इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का जो हाफ होगा भैया, वही क्या देगा? आपका वंडर वॉल रेडियस देगा। याद रखना, वंडर वॉल रेडियस। क्या कोई दिक्कत? ये कोवेलेंट, ये कोवेलेंट, लेकिन यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस का हाफ वंडर वॉल रेडियस, ये भी वंडर वॉल रेडियस। अब खुद फिगर से देख लो, वंडर वॉल रेडियस क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वंडर वॉल फोर्स जो होता है वो वीक होता है। वीक होता है, कोई भी चीज को पकड़ के रखोगे तभी तो वो पास आएंगे। वीक है तो थोड़ा दूर रहेगा, दूर रहेगा तो क्या बढ़ेगा? रेडियस ही तो बढ़ा। तो अगर कोई पूछे वंडर वॉल रेडियस कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस में कौन सबसे बड़ा होता? सबसे बड़ा होता वंडर वॉल रेडियस, उसके बाद मेटालिक और उसके बाद कोवेलेंट रेडियस। इस चीज को याद रखना। और ये वंडर वॉल रेडियस हमेशा नोबल गैसेस के केस में आते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस में ओवरलैपिंग नहीं होती, ये डायएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, तो इनके बीच में वंडर वॉल फोर्स आता और इनके बीच में जो रेडियस आता उसी को अपन बोलते हैं वंडर वॉल रेडियस। ऐसे भी जोड़ सकते हो, ऐसे करके इनके न्यूक्लियस को जोड़ के आधा कर दो, काम खत्म। ये कोवेलेंट नहीं, ये वंडर वॉल रेडियस होगा। बुक में इस तरीके से देते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो चलो, अगर मैं ऑर्डर्स में अब लगा दूं तो अब मैं कह सकता हूं फाइनली वंडर वॉल रेडियस जो होता है वो सबसे बड़ा देन होता है मेटालिक रेडियस, याद रखना। और उसके बाद होता है कोवेलेंट रेडियस। इस चीज को भूलने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये VVI है, यानी जो फोर्स होता है वंडर वॉल फोर्स, वंडर वॉल फोर्स जो होता है वह वीकर देन मेटालिक फोर्स होता है।
और मेटालिक फोर्स जो होता है वो वीकर देन होता है कोवेलेंट फोर्स के। याद रखना, इन फोर्स को भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, गैस लॉ में, स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि एक्चुअली जानते हो केमिस्ट्री में कोई भी सब्जेक्ट में अगर एक चैप्टर आपने दम से पढ़ लिया ना बच्चा, दूसरा चैप्टर तो उससे लिंकअप है। और यही सारी चीजें सॉलिड स्टेट में भी आएगी जब मैं मेटालिक रेडियस को ओपन कर दूंगा। कितने रेडियस होते हैं, क्रिस्टल रेडियस भैया, उसी में पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत बहुत चीजें हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अभी के लिए इतनी सारी चीजें, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? तो इसीलिए अगर मैं बात करूं कि अलोंग द पीरियड अगर मैं जाता हूं तो रेडियस डिक्रीज करता है बिल्कुल फ्लोरीन तक, लेकिन फ्लोरीन से जैसे ही मैं नियन की तरफ जाता हूं रेडियस बढ़ने लगता है। बताऊं क्यों बढ़ता है बच्चा? क्योंकि इनके रेडियस जो होते हैं वो कोवेलेंट नहीं, वंडरवॉल रेडियस होते हैं। ये चीज को याद रखना जब आपको अरेंज करने बोले। जैसे सोडियम से गया मैं आर्गन तक, बहुत अच्छे, आर्गन तक मत जाओ, पहले क्लोरीन तक जाओ। यहां से यहां तो रेडियस डिक्रीज किया, लेकिन क्लोरीन से जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ा तो यहां आर्गन का रेडियस क्लोरीन से बड़ा होता बच्चा, क्योंकि इनके बीच के रेडियस को क्या बोलते हैं? वंडरवॉल रेडियस। कोई प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों? अरे बाप रे, इतना बताते बताते समय कैसे निकल गया पता ही नहीं। बहुत सारी चीजें आपको बतानी है बच्चों, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और बताऊंगा, इतनी जल्दी तो नहीं है। तो क्या ये मेटालिक रेडियस वगैरह आपको समझ में आ गया? तो अगर पूछे भैया अब आप तुरंत बता दो भैया कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे भैया एटॉमिक रेडियस के लिए, तो अब तो सर बता दोगे कि सर एटॉमिक रेडियस जो होता है ना उसके लिए तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है कौन कौन सा? एक तो एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल जो कि डाउन द ग्रुप होता है। अलोंग द पीरियड क्या होता है जल्दी बता दो? न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये चीजें फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, बहुत अच्छा आप लोग समझ चुके हो। यू पीपल आर वेरी मच टैलेंटेड दैट आई नो। चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ और आगे बढ़ के मैं बता देता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में मैं आपको बता दूँ तो भैया आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है थोड़ा सा समझ लो। चलो समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा मैं इंक्लूड कर देता हूँ, अगर एक चीज़ मुझे अभी अचानक से थोड़ा दिमाग में आ गया। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ और डबल बॉन्ड की बात करूँ और सिंगल बॉन्ड की बात करूँ तो याद रखना, बोलो किसने तेज से पकड़ के रखा? डबल बॉन्ड। जो ज़्यादा रस्सी होगी तो ज़्यादा तेज होगा। तो याद रखना सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो हमेशा डबल से ज़्यादा और ट्रिपल से ज्यादा होता है। इस चीज को याद रखना, यानी अल्टीमेटली वो इंपैक्ट रेडियस के साथ लिंक करेंगे तो उसके साथ पड़ जाएगा, ये याद रखना। और एक चीज बता दूं, अगर आप ड्रॉपर के बच्चे हो तो आप जानते हो अगर सिंगल बॉन्ड कहीं दिखे ना तो हाइब्रिडाइजेशन देखना sp3 होता है, अगर डबल बॉन्ड दिखे ना तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। कार्बन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखे ना तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। आगे जाके देखना आपको ये चीजें दिखेंगी। चलो समय बर्बाद बिना किए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। समय बर्बाद किए बिना जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है नया टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी। इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो भैया आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? क्या इस चीज को हम समझ सकते हैं क्या? बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखो सपोज करो कोई मेटल है सॉलिड स्टेट में या कोई भी एलिमेंट है सॉलिड स्टेट में, पहले उसको हम लोग क्या किया? गैसियस स्टेट में चेंज कर दिए। अब उसमें से लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम 11 क्या होता है 281, तो इसके जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल of the atom in gaseous state is known as आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जैसे अगर एक सपोज करो कोई X है, ठीक है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी होगी उसको बोलेंगे
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सपोज करो और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2+, तो उसको बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। एक और निकालना चाहते हो तो उसको बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सपोज करो आपको बात करें सोडियम की, तो सोडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 12, 282। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है दादा 2, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएंगे। यानी इस केस में टोटल आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू क्या होगा IE1 प्लस IE2। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अगर मैं छोटा सा और एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखो मेरे हाथ से चौक ही निकल गया इतने फास्टनेस में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम की, यहां लिख दिया एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर होता है 13, 283। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो भैया इसकी टोटल आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी जल्दी बता दो IE1 प्लस IE2 प्लस IE3, 3 आयनाइज सो ऑन। आगे समझ में? तो ओवरऑल आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। बच्चों क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब एक चीज मैं बता देता हूं, IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज लेस देन द सेकेंड, ऑलवेज लेस देन द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, सो ऑन। अच्छा बोलो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम एनर्जी की क्यों जरूरत पड़ेगी? मैं बता रहा हूं थोड़ा अच्छे तरीके से। अच्छा आपने ये मानो ये न्यूक्लियस है, माना आपने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आसानी से निकाल दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो न्यूक्लियस का छोड़ देगा तुम्हें, वो और तेज से खींचेगा। तो जितना आप अंदर की तरफ एंटर करोगे न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज्यादा आने लगेगा, अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जैसे जैसे हम IE1, IE2, IE3 की बात करते हैं तो एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। अच्छा मैंने डेफिनेशन बोला, तुमने अच्छे से सुना? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इन अ गैसियस स्टेट। रिक्वायर्ड मतलब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, ये हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला केस है। यानी जब भी आयनाइजेशन एनर्जी को शो करोगे तो वो हमेशा आएगा पॉजिटिव वैल्यू। एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो डेल्टा H है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा HIE, हमेशा क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव वैल्यू होती है। इस चीज को कभी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, तो इसको पोटेंशियल क्यों बोलते हैं? देखो, द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, the minimum potential difference generated in a discharge tube to remove the loosely bonded electron from the atom is known as ionization potential। एक अलग डेफिनेशन हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अच्छा अब मैं बात करूं कि भैया इलेक्ट्रॉन जल्दी, लोकल भाषा में बात करता हूं, देसी भाषा। अच्छा बताओ सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है? मेटल। तो याद रखना मेटल होता क्या? लेफ्ट साइड में। तो अगर मैं बात करूं अलोंग द पीरियड, तो आपको पता है अलोंग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चा? डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घट जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड क्या होती है? इंक्रीज होती है। आपको पता है डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। जो इजीली लूज कर रहा है तो तुमको कम एनर्जी चाहिए ना। आपको इलेक्ट्रॉन, कोई बोला ले लो पैसे ले लो मुझसे, तो भैया उसको थप्पड़ मारने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। बहुत अच्छी बात है। तो डाउन द अगर हम ग्रुप जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। और अलोंग द पीरियड जाएं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। इतना आसान नहीं है आयनाइजेशन एनर्जी को एक बारीकी समझ जाना। इट्स सो मच टफ, और इस पे से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। कितने समय बचे हुए हैं? क्या मुझे आप थोड़ा सा बता पाओगे क्या? अच्छा तो मैं इस फैक्टर्स को आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि इस चीज को मैं एक साथ कोअप करना चाहता हूं। तो बच्चों समय आ चुका है आज आपसे विदा लेने का। ये टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करते हैं? आपके इन्फ्लुएंस करते हैं। और मैंने बताया था इनऑर्गेनिक में भी न्यूमेरिकल का गेम खेलेंगे, अच्छे खासे न्यूमेरिकल भी मैं इसमें आपको कराऊंगा, मजा आएगा। चलो समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। बाय बाय, थैंक यू सो मच।